कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ठाकुर अपने राजदार मुलाजिम मुखिया को बुलाता है और उससे अपनी हवेली के आउटहाउस की मरम्मत करवाने के लिए कहता है, ताकि मरम्मत के बाद वहां रिहाइश, आराम और आसाइश का सारा सामान मुहैया किया जा सके और करण और उसकी पत्नी अमिता को रहने के लिए वहां भेज दिया जाए। और फिर एक दिन आउटहाउस को आग लगा दी जाए और आउटहाउस के साथ करण और अमिता को भी जलाकर राख कर दिया जाए, अर्थात महाभारत के लाक्षागृह की कहानी को दोहराया जाए, जिसके कारण ये एक दुर्घटना लगे। ठाकुर मुखिया के इस राज को अपने ही तक सीमित रखने की ताकीद करता है। संजय ठाकुर और मुखिया की बातचीत सुन लेता है और सारी बात प्रगति को बताता है। प्रगति संजय को ये बात अपने ही तक रखने का मशवरा देती है और करण और अमिता को इस ज्वालाकांड से बचाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। नम्रता बहन के आश्रम की लड़की फरीदा प्रगति से मिलने आती है और अंजू नाम की एक लड़की का जिक्र करती है, जिसे कुछ ही दिनों में फांसी पर लटकाने की सजा दी जा चुकी है। ये सजा अपने पति का कत्ल करने के जुर्म में दी गई है। उस पति का कत्ल करने की सजा जिसने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी और जिसे फांसी पर लटकने से बचाने के लिए उसने एक कत्ल का जुर्म अपने सर ले लिया था और जिसके लिए वो 6 साल की कैद काट चुकी है। प्रगति, जो अंजू से एक रिमांड होम में मिल चुकी थी, उससे मिलने जाती है और अंजू उसे अपनी कहानी सुनाती है। प्रगति अंजू को इंसाफ दिलवाने का फैसला करती है। इन्हें इंसाफ दिलाना तो हमारी जिम्मेदारी है मिश्रा जी। पर राजेंद्र कुमार जी, आज के जमाने में इंसाफ मिलता किसे है? अरे मिश्रा जी, जिनके साथ में राजेंद्र कुमार जैसे वकील हैं, तो उसे इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। शुक्रिया, जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके। नमस्ते प्रगति बेटी। अरे तुम मुझे इस तरह क्या देख रही हो? बड़े ताज्जुब की बात है कि आपको मेरा नाम याद है। हाँ बेटे, मुझे तुम्हारा नाम याद है और ताज़िंदगी याद रहेगा। इसलिए नहीं कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा नाम किसी की जिंदगी बन चुका है। दरअसल पहली बार तुमसे मिलने के बाद मैं आज तक तुम्हें तलाश करता रहा। वकील साहब, ये मेरी बदकिस्मती है कि आपसे मैं मिल नहीं पाई। मेरी जिंदगी एक पहेली बन गई है। जितना भी इसे सुलझाने की कोशिश करती हूँ, मैं और भी उलझ जाती है। हाँ बेटे, कुछ खुशनसीब तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने रात दिन का भी हिसाब नहीं रहता। और एक मैं हूँ वकील साहब कि अपनी जिंदगी के एक एक पल का हिसाब है मेरे पास। बेटे, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे बहुत सारी बातें करनी है। आओ आओ बैठकर बात करें। आओ बेटे, आओ। बोलो बेटी, क्या बात है? मुझे मौका नहीं मिला और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये क्या कह रही हो तुम बेटी? और आज भी मैं अपने मतलब से आई हूँ। क्या बात है? वकील साहब, फिर एक दुखियारी को इंसाफ नहीं मिला। वो इंसाफ की दुहाई दे रही है, लेकिन बेरहम कानून उसे फांसी के फंदे पर लटकाकर उसकी आवाज़ ख़त्म कर देना चाहता है। वकील साहब, जिस तरह से
आपने मेरी जान बचाई, आपको उसकी भी जान बचानी होगी। कौन है वो? वो एक औरत है मेरी तरह, हालात की मारी हुई, दुनिया की सताई हुई। कहाँ है वो? जेल के सलाखों के पीछे मौत का इंतजार कर रही है। उसे फांसी की सजा मिली है। फांसी की सजा? उसका जुर्म क्या है? उसका पहला जुर्म ये है कि वो निर्दोष है। यानी? खून तो उसके पति ने किया था, लेकिन पत्नी का धर्म निभाने के लिए उसने ये इल्जाम अपने सर पर ले लिया। अदालत ने उसे 6 साल की सजा सुनाई, और ये 6 साल की सजा काटने के बाद जब वो अपने पति के घर वापस लौटी तो उसकी दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी, और उसने उसे स्वीकार करने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उस पर खूनी और बदचलन होने का इल्जाम भी लगाया। बस एक औरत की ज़ब्त की सीमा खत्म हो गई, और आवेश में आकर उसने अपने बेवफा और जालिम पति का खून कर दिया। वकील साहब, ये उस अभागिन की कहानी है जिसे कानून ने नहीं बख्शा, और औरत होने की सजा मिली उसे। बेटे, ये केस कुछ पेचीदा सा नजर आ रहा है, इसलिए सबसे पहले हमें उसकी पहली सजा के विरुद्ध अदालत में केस दायर करना होगा। और यह केस लॉ बेंच के सामने रखा जाएगा। अदालत मुझे इसकी इजाजत तो दे देगी, मगर इस केस में उसके बचने की मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। बहरहाल तुम बेफिक्र रहो और ये समझ लो कि ये केस अब मेरा है। वकील साहब, आपका ये... बस बस बस, फिर तुम शुरू हो गई ना। बेटे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम मेरी क्लाइंट नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर समझता हूं, और अब ये केस मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगा। सबसे पहले मैं इस केस के सिलसिले में उस औरत से मिलना चाहूंगा। मैं आपको उस औरत के पास ले जाऊंगी। कब जाना चाहते हैं आप? कब क्या? आज ही, अभी, इसी वक्त। अभी? तो चलिए। आ जाओ, आओ चलो। अंजू, देखो ना, वकील साहब आए। आज से ये तुम्हारा केस लड़ेंगे। अब तुम्हें फांसी नहीं होगी, ये तुम्हें बचा लेंगे। क्यों वकील साहब? हाँ बेटी, मैं देख रहा हूं कि यह किसी गुनहगार का चेहरा नहीं है, यह किसी मुजरिम का चेहरा भी नहीं है, बल्कि यह वो मासूम चेहरा है जिसे जालिमों ने अपने जुल्म का निशाना बनाकर इसकी जिंदगी को नरक बना दिया है। तुमने कोई जुर्म नहीं किया है बेटी, तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, और अगर जुर्म किया भी है तो उसे जुर्म नहीं कहा जा सकता। वो तो महज हालात की एक मजबूरी थी। मगर कानून तो अंधा ही होता है। उसने गवाह और सबूत मांगे, और तुम्हारी बेबसी और लाचारी ने अंधे कानून के सामने अपने हथियार डाल दिए। हर चीज का एक समय होता है,
शायद इसीलिए मौत का समय भी निश्चित है। जैसे कहा जाता है कि जब तक सांस है तब तक आस है। जैसे कि इंसान जिंदगी के साथ जूझता है, उसी तरह कभी कभी मौत के साथ भी लड़ना पड़ता है। और इस लड़ाई में कभी कभी जिंदगी के सामने मौत की हार हो जाती है और जिंदगी जीत जाती है। मगर वकील साहब, वो बड़े खुशनसीब होते हैं जिनसे मौत हार जाती है। हाँ बेटी, वो बड़े खुशनसीब होते हैं जिनसे मौत हार जाती है, मगर वो बड़े बहादुर और हौसलामंद होते हैं जो मौत का मुकाबला करते हैं। तुम भी हौसला रखो बेटी। जिंदगी और मौत की ये जंग तुम्हें ही लड़नी होगी। वकील साहब, मैं बहुत कमजोर हूँ, बेसहारा हूँ मैं। तुम बेसहारा नहीं हो बेटी, अब तुम बेसहारा नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ एक नई ताकत है, एक नई हिम्मत है अब, और उस हिम्मत का नाम है प्रगति। और प्रगति के साथ मैं हूं, मेरी सच्चाई और इंसाफ। बेटे, अगर तुम सचमुच बेगुनाह हो तो दुनिया का कोई कानून तुम्हें फांसी के फंदे पर नहीं लटका सकता। इसलिए मुझे बताओ मुझे कि सच्चाई क्या है। तुम्हारी जिंदगी के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें यहां तक आना पड़ा? वकील साहब, हर लड़के की तरह मैं भी दुल्हन बनी थी। इकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की, और पति के घर में भी नाखुश नहीं थी। हाँ, मैं भोली जरूर थी। मैं नहीं समझ सकी अपने ससुराल वालों की चाल को। बोले ना, क्या हुआ? अंजू, मेरे हाथ से एक खून हो गया। मगर वो है कौन? मेरा दोस्त कुंदन। वहां मंदिर के पास उसकी लाश पड़ी है। अब क्या होगा? अब पुलिस आएगी और मुझे पकड़ के ले जाएगी। उसके बाद मुझे फांसी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा ही होगा बेटी। अगर ये पकड़ा गया तो ये बच नहीं पाएगा। खून करने के इल्जाम में इसे फांसी की सजा होगी। नहीं बेटी, मैं बड़ा बदनसीब हूं कि मैं अपनी बहू और बेटी की खुशियां नहीं देख सकता। अगर इसे फांसी की सजा हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं नहीं देख सकता तुझे विधवा होते हुए। ऐसा मत कहिए बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मेरे कहने से और ना कहने से क्या फायदा? होने के लेख को कौन टाल सकता है? अब थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी और मेरे बेटे को हथकड़ी डाल कर ले जाएगी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं बाबूजी, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लीजिए बाबूजी। बाबूजी, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं? उपाय तो है बेटी, मगर मैं कह नहीं सकता। बाबूजी, आप कहिए। नहीं बेटी, कहने से कोई फायदा नहीं। बाबूजी, आप कहिए तो। बेटी, इसके बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। इसके इल्जाम कोई अपने सर ले ले। मगर कौन लेगा ये इल्जाम अपने सर पर, और क्यों लेगा? बाबूजी, अगर कोई इनके इल्जाम अपने सर ले ले तो क्या ये बच जाएंगे? हाँ, बच जाएगा, मगर इसका इल्जाम अपने सर पे कौन लेगा बेटी? बाबूजी, इनके इल्जाम मैं लूंगी। बेटी, तुम? हाँ बाबूजी, मैं यही कहूंगी। मैं इनकी जान बचाने के लिए यही कहूंगी कि ये खून मैंने किया है। मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ, और एक औरत की सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत, उसकी आबरू होती है। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका खून कर दिया। हाँ जज साहब, मैं अपने जुर्म का इकबाल करती हूँ। तुमने जो मेरे लिए किया है, दुनिया की कोई पत्नी अपने पति के लिए नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी जिंदगी अपनी जान से भी प्यारी है।
दस्तूर है कि पत्नी अपने पति के पैर छूती है, लेकिन तुम इतनी महान हो कि मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करके मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। अंजू, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम जब तक यहाँ हो हम तुमसे मिलने रोज आएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बस वो आखिरी दिन था उनके आने का। उसके बाद कोई नहीं आया मुझसे मिलने। मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस खून का इल्जाम अपने सर लिया था। याद है? याद है वो दिन? मेरे पैर पकड़ रहे थे, मुझे देवी कह रहे थे, और आज मैं खूनी हो गई हूँ। चंदन, खूनी तुम हो। हाँ चंदन, तुम खूनी हो, खूनी तुम हो। बकवास मत कर, तू एक बदचलन औरत है। तेरे उसके साथ नाजायज संबंध थे। एहसान फरामोश, खबरदार इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। रामजादी, तू इस तरह से नहीं मानेगी। तुझ जैसी औरत को तो जूते मार के निकालना चाहिए। कमीने! डिफेंस, क्या तुम्हें कुछ कहना है? योर ऑनर, जब इसने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो अदालत जो भी फैसला सुनाएगी मुझे मंजूर है। वकील साहब, हाँ? जज साहब मुझे फंसाया जा रहा है। ये मेरे ससुर से मिले हुए हैं। जज साहब, आप मुझे बचा लीजिए। तमाम गवाहों के बयानात और हालात की रोशनी में अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, श्रीमती अंजू देवी का जुर्म किसी भी हालात में माफी के काबिल नहीं है। लिहाजा ये अदालत श्रीमती अंजू देवी को अपने पति चंदर के खून के जुर्म में जेर दफा 302 ताजराते हिंद की रूह से सजाए मौत देती है। और इस तरह मैं यहाँ तक पहुँच गई वकील साहब। भगवान पे भरोसा रखो बेटी, भगवान पे भरोसा रखो। जब वो जिंदगी देता है तो मौत का इख्तियार भी उसने अपने हाथ में ले रखा है। मैंने तुम्हारे केस की तफसील जान ली। अब ये केस अदालत में दोबारा खुलेगा, दोबारा। वकील साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अंजू को बचाएंगे। भगवान की जात पे भरोसा रखो। चलता हूं। प्रगति, मैं ये केस जीतू या हारूं, मुझे कोई गम नहीं, मगर एक बात मैं जरूर कहूंगी, तेरे दुश्मन तुझसे जीत नहीं पाएंगे, उनकी हार होगी, क्योंकि तेरी ये लड़ाई एक औरत की नहीं बल्कि पूरी नारी जाति की है। हेलो रूपा बेटे, आइए डैडी। ये ऑलमाइटी डैडी। हाँ बेटा। आज मैं घर में अकेली बोर हो रही थी। और बेटे, मैं रास्ते भर में तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। डैडी, आपकी बेचैनी बेमानी है। मैं आपको रास्ते में कैसे मिल सकती थी? बेटे, तुम समझी नहीं। दरअसल मेरी बेचैनी की एक खास वजह थी। खास वजह? क्या? तुम सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। तो डैडी बताइए ना। बेटे, आज मुझे प्रगति मिली। आप प्रगति से मिले? हाँ। डैडी जरा फिर से दोहराइए, शायद ये बात मैंने ठीक से नहीं सुनी। आज मैं प्रगति से मिला। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन वो है कहाँ? आप उसको अपने साथ क्यों नहीं लाए? बेटे, अब वो बहुत जल्द इस घर में आएगी। जब ये बात मैं भैया को सुनाऊंगी ना, तो आपको पता है उनकी क्या हालत हो जाएगी। देखो बेटे, अभी राजेश तो घर में है नहीं,
वो बाहर गया है। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे ये खुशखबरी यूं नहीं बल्कि प्रगति को उसके सामने अचानक लाकर खड़ा कर दूंगा। और जब प्रगति उनके सामने होगी ना तब वो गश खाकर गिर पड़ेंगे। कुछ कुछ ऐसा ही होगा। अरे क्या दिन और क्या रात, सिर्फ प्रगति का जिक्र और उसका एक ख्याल रहता है उनके जहन में। अब ख्यालों का सिलसिला खत्म और हकीकत बनकर प्रगति उसके सामने आकर खड़ी होगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।